रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में स्टूडेंट्स देखिए, जो अब इसमें हायर एल्केन्स का था, नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्केन्स का मतलब प्रोपेन या प्रोपेन से ऊपर लेने पर, तो इसमें क्या होगा, क्या बनता है। तो यहाँ पे हमने लिया देखो प्रोपेन प्लस नाइट्रिक एसिड लिया, तो इसमें पानी का मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा। हाई टेम्परेचर प्रेशर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या बनता है, एक तो बनेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन जो 25% होगा, 2 नाइट्रोप्रोपेन 40%, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि मैक्सिमम यही बन रहा है ना 40%। इसके बाद एक बनेगा आपका नाइट्रो मैथ एथ है ना, ईथेन, ठीक है, 2 कार्बन है तो ईथेन हो गया, तो नाइट्रो ईथेन 10% और नाइट्रोमीथेन बना 25%। इस तरीके से इसमें आपके प्रोडक्ट बनते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है कि 3 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी 3 डिग्री पे, फिर 2nd डिग्री और 1 डिग्री पे, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला 2nd डिग्री पे है ना, ये बना हुआ, इट विल बी मोर 2nd डिग्री कार्बन पे के साथ जो लगा हुआ है 2 नाइट्रो प्रोपेन, इट विल बी मोर स्टेबल। तो ये इस तरीके से आपका नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्केन्स के बारे में था, इस तरह से बनता है। लेकिन आप इसमें क्यों बन रहा है, मतलब इस तरीके, क्योंकि ये कार्बन का जो बॉन्ड है ये कहीं से भी टूट सकता है। मान ले ये टूटेगा, जब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में टूटा, तो इथेन अलग हो गया, मीथेन अलग हो गया, तो सेपरेट होने के बाद ये फ्री रेडिकल बनाएगा, मीथेन फ्री रेडिकल। और मीथेन फ्री रेडिकल नाइट्रो ग्रुप से जो खुद भी एक फ्री रेडिकल होगा, जैसे कि आपने देखा था, इसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये खुद ही एक फ्री रेडिकल बनता है। फिर इसमें भी बन गया फ्री रेडिकल, मीथेन फ्री रेडिकल 2nd स्टेप में प्रोपेगेशन में, और 3rd स्टेप में दोनों जुड़ते हैं तो नाइट्रोमीथेन बन गया है। देखिए यहाँ पे 25%। अब ये भी फ्री रेडिकल बना था, इथेन भी बना था, जब ये टूटे थे बीच में, कार्बन कार्बन जब बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, तो यहाँ भी बॉन्ड टूट सकता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस तरह से यहाँ से भी आपका एक हाइड्रोजन हट सकता है ना। तो ये जब सेपरेट होगा तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो फ्री रेडिकल, वो इसके साथ भी जुड़ेगा, तो इथेन क्या बना, नाइट्रो इथेन बना, मैथ है ना, नाइट्रो इथेन, इस तरह से भी बन सकता है। और ये भी बन सकता है नाइट्रोमीथेन, ठीक है। और जब आपका कॉर्नर से हटेगा, यानी 1 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा, तो उस केस में 1 नाइट्रो प्रोपेन बन सकता है, 25%, ये भी बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन मान लो यहाँ से सब्सटीट्यूट हुआ, ये निकला है यहाँ से 2nd डिग्री कार्बन से, यानी 2nd डिग्री हाइड्रोजन, या अल्फा कार्बन भी बोलते हैं ना इसको, सॉरी बीटा कार्बन। तो यहाँ से जो 2nd डिग्री से अगर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये H निकलेगा, NO2 सब्सटीट्यूट होगा यहाँ पे, तो ये NO2 सब्सटीट्यूट हुआ तो क्या बना, 2 नाइट्रो प्रोपेन बना, नहीं बना 2 नाइट्रो मैथ है प्रोप 3 कार्बन 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिक्स प्रोडक्ट्स लोअर एल्केन्स भी मिल रहे हैं तो हायर भी मिल रहे हैं, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जितनी लंबी चेन होगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें मिलते रहेंगे इस तरह से। और हायर टेम्परेचर होने के कारण ही कार्बन कार्बन के बीच में जो मजबूत बॉन्ड है उसको भी तोड़ देता है हायर टेम्परेचर के कारण, क्लियर। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। तो अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे नियो के बारे में बताते हैं। नियो जब बनता है, नियो ये देखो CH3 CH2 CH3 और आपका यहाँ पे क्या जुड़ गया, नियो के लिए 4 कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो CH3 कितने कार्बन हो गए इसमें, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4 कार्बन, ये तो क्लियर हो गया ना, 3 और 1 4 हो गया, इसका क्लियर। इसमें देखो 1 2 3 और 1 4 से जुड़ा हुआ, ठीक है। इस तरीके, तो इसमें थोड़ा सा एक जगह पे था कि नियो कार्बन्स का के साथ ये डायरेक्ट देता है रिएक्शन, क्या देता है, इट गिव्स अ डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस केस में नियो कार्बन्स के केस में।
तो अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, तो ये देता है सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है डायरेक्टली। इसने दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, में टोटल गिनते हैं ना, क्लियर। तो न्यू ग्रुप के साथ ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब व्हेन वन कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन, सेंट्रल कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन्स या ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड न्यू, ठीक है। इसमें टोटल देखा जाता है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गया ना टोटल, तो न्यू हो गया, इसका नाम न्यू पेंटेन। 1 2 टोटल कार्बन्स को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 न्यू पेंटेन। And what it gives when reacted with concentrated HNO3, it gives कार्बोक्सिलिक। इसे डायरेक्ट दे दिया इसने, देखो इससे डायरेक्ट, वरना तो कैसे बनता है, वरना तो ये 4 ए याद रखो आप, ए और ए। तो सबसे पहले एसिड बनता है, सॉरी एसिड से क्या बनता है, अल्कोहल, है ना, एसिड से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से फिर इसका मतलब एल्डिहाइड बनेगा, और लास्ट में क्या बनता है, एसिड बनता है। ऐसे करके स्टेप्स में होता है। लेकिन आपका जो न्यू ग्रुप है यानी न्यू पेंटेन, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है व्हेन रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। न्यू को इसको याद करने के लिए ऐसे कर दो कि न्यू ने कहा कि मैं जो कुछ नई चीज़ करूँगा, क्या करूँगा, मैं कुछ नई चीज़ करूँगा। तो क्या नई चीज़ कर रहा है न्यू नई चीज़ करी उसने नई चीज़ में उसने ये करा कि डायरेक्टली जो है पेंटेन से, एल्केन से क्या बनाया, न्यू एल्केन से क्या बना दे, कार्बोक्सिलिक एसिड की नई चीज़। न्यू को याद रख लो, कोई नई चीज़, न्यू मतलब न्यू होता है ना, NEW न्यू, तो न्यू से नई चीज़, मतलब कोई नया जादू करेगा उसने बोला। ऐसे तो स्टेप्स में तो सारे करते हैं, ए करके लास्ट में मतलब एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड और फिर एसिड, ऐसे तो सारे बनाते हैं ना। लेकिन मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट कर दिया, फिर डायरेक्ट उसने क्या करा, डायरेक्ट काम कर दिया। डायरेक्ट उसने नियो से क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो ये चीज़ भी है, नया काम करने वाला, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। बाकी ये सारा क्लियर हो गया, एक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नाइट्रेशन ऑफ जो एल्केन्स है, that is complete now. This is now complete. I think so you would have understood all this, है ना। रिवाइज भी करते रहो बीच बीच में, तभी फ़ायदा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न भी रहता है बीच बीच में, इसलिए हम ट्रिक्स भी बता रहे हैं, कीवर्ड्स भी बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। लेकिन रिवीजन इज़ मस्ट, है ना, रिवीजन इज़ मस्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल डू सॉलिड 50% प्लस रेस्ट जनरल स्टेज। जब तक 50% सॉलिड नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ने से फ़ायदा कुछ है नहीं। देयर विल बी नो यूज़ of gaining more and more knowledge until you are solid, अब at least कम से कम सॉलिड भी हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तो बंद हो गया था, कहाँ तक आया होगा क्या पता, बंद क्यों है यहाँ पे, तभी तो ऐसे बनाने में मज़ा नहीं आता ना। ये क्या बना ही नहीं है, मुझे तो लगता नहीं बना होगा। 10% पे आ गया भैया, क्लोज मतलब कहाँ तक बना, पहले तो वो देखा जाए। कुछ बना ही नहीं है, बना ही नहीं यार। 9 मिनट का था तो दोबारा बना रहे, छोड़। स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन और सल्फेशन में थोड़ा बहुत जो छूट गया था उसको पूरा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यू आर स्टडिंग BSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेटेरोसाइकिल्स। इसमें थोड़ा नोट्स थे,
इनको नोट कर लेना। पहले एल्केन्स डू नॉट गिव एनी रिएक्शन एट एनटीपी, है ना। एल्केन्स कब देता है रिएक्शन? कंसनट्रेटेड HNO3 पे नहीं देता, नो रिएक्शन एट एनटीपी। एल्केन कब देता है? जब ये लेते हैं हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं, वेपर प्रेशर 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रो एल्केन बनाता है और H2O बनाता है। देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होमोलिटिक फिजन अकर्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल्स का 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन हो गया जैसे, है ना, 2 डिग्री और कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। द कार्बन कार्बन बॉन्ड along with CH bond also breaks in case of higher alkenes due to higher temperature यानी वेपर प्रेशर, hence we get mixed products। तो क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है यहाँ पे हायर एल्केन्स के केस में, ठीक है। हायर एल्केन्स के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटता है और क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो वी गेट मिक्स प्रोडक्ट्स। इन केस ऑफ न्यू ग्रुप कंसनट्रेटेड HNO3 acts as an oxidizing agent and oxidizes new alkanes to carboxylic acid। ये डायरेक्ट क्या कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वैसे तो अगर सिस्टमेटिक देखें तो सबसे पहले क्या बनता है, ये 4A होते हैं ना, यानी पहले एसिड बनेगा, एसिड से अल्कोहल। सबसे पहले हमने क्या लिया, एल्केन लिया। क्या लिया? कोई भी एल्केन लिया, ठीक है। एल्केन से क्या बनता है, अल्कोहल बना, फिर एल्डिहाइड और फिर एसिड बनती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, आइसोपेंटेन के केस में क्या होता है कि कंसनट्रेटेड HNO3 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायरेक्टली क्या कर देता है, आपको एसिटिक एसिड दे देता है। तो एसिड दे देता है तो कार्बोक्साइलिक एसिड दे दिया इसने, CH3COOH। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ आइसोपेंटेन, ठीक है। इस केस में आपको ये दे देता है। न्यू ग्रुप इसको बोलते हैं बिकॉज दिस कार्बन, द सेंट्रल कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन्स। 1 इधर हो गया तो इस कार्बन से ऊपर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, 4 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4। तो इसलिए से न्यू बोलते हैं। न्यू को याद करने के लिए न्यू है ना, एन को अपोजिट करो तो क्या बनता है, यू, और यू को थोड़ा सा बढ़ा दो यहाँ पे हल्का सा, तो कितना हो रहा, 4 नहीं बन रहा है। तो वैन सेंट्रल कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन, ऐसे याद करने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड न्यू कार्बन। तो न्यू ग्रुप हो गया। कंसनट्रेशन 3 450 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट आर वी गेटिंग, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे देखो, मोर हायर एल्केन्स गिव मोर नंबर ऑफ मिक्स्ड प्रोडक्ट्स। जितने हायर एल्केन्स और बढ़ाते रहोगे, है ना, नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या को बढ़ाते रहोगे तो कितना हो जाएगा, और ज़्यादा मिक्स प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रेशन में, ये देखो ये आपने लिया मेथाइलब्यूटेन लिया, है ना, और इसको कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ वेपर प्रेशर 450 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, तो क्या इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। देखो इतने सारे ब्रांच चेन भी बन गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा है तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ गया। इसमें नहीं, इसमें स्ट्रेट चेन है N, है ना, तो नाइट्रो आगे जुड़ गया। यहाँ पे भी अब इसमें क्या, जैसे ये बना नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन कैसे बना कि मान लो ये टूट गया, सपोज ना, ये वाला यहाँ से बिल्कुल टूट गया, ये इसके टुकड़े हो गए, तो ये आपका बना मीथेन बना ना। तो C2H, ये देखो ये टूट गया तो CH3 और CH2 बनेगा। अब एक H की जगह क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, तो नाइट्रोमीथेन बन गया था। यहाँ पर नाइट्रोमीथेन बन जाएगा इस वाले को, और ये अलग हो जाएगा सेपरेट इस तरह से, है ना, तो ये नाइट्रोमीथेन बन गया। ऐसे यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रो जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, मेथाइलप्रोपेन नाइट्रो प्रोपेन बन गया। इस तरह से आपका बन जाता है ना, क्योंकि ये कार्बन कैसे सेकेंडरी कार्बन है, एक इधर 2 कार्बन है ना जुड़े हुए, दिस कॉल्ड सेकेंड डिग्री कार्बन। तो इससे भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट करके NO2 जुड़ गया, तो इस तरह से भी आपका बन सकता है। तो 2 पोजीशन पे तो 2 नाइट्रो हो गया, मेथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन हो गया। तो इतने सारे आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। कोई स्ट्रेट चेन में जुड़ेगा, कोई ब्रांच चेन में जुड़ेगा, कोई इसके टुकड़े करके जुड़ जाएगा, है ना, जैसे ये बताया मैंने, नाइट्रोमीथेन करके 20 से 2 टुकड़े हो गए, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में टूट गए। इस तरह से इतने सारे मिक्स प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें। तो इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स।
फिर आगे पढ़ाते हैं आपको। ये नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स में देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया, कोई भी एल्केन लिया और नाइट्रिक एसिड ली। नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे तोड़ सकते हैं NO2 और OH में, क्योंकि हमें क्या बनाना है, नाइट्रेशन का मतलब NO2 को ऐड करना, सब्स्टिट्यूट करना है एल्केन के साथ। वेपर प्रेशर लिया 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नाइट्रो एल्केन बन गया और H2O बन गया। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होती है रिएक्शन। तो किस तरह से 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, नाइट्रिक एसिड फ्री रेडिकल्स में टूटेगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये आपने लिया OH NO2 में तोड़ा, ये आपका OH और NO2 में फ्री रेडिकल बन गए दोनों, OH फ्री रेडिकल एंड NO2 फ्री रेडिकल। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड प्रोपेगेशन में क्या होता है कि आगे बढ़ती, यानी कि जो फ्री रेडिकल बना हुआ NO2 ये OH फ्री रेडिकल बना हुआ ये एल्केन के साथ, ये एल्केन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। इन एल्काइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया इसने CH3 है ना, फ्री रेडिकल, और पानी बन गया इसमें, जो ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे ये वाला, ये आपस में मिलके, क्योंकि H भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, H भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और H फ्री रेडिकल और OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और ये बन गया आपका फ्री रेडिकल मिथाइल। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये नाइट्रो ग्रुप के साथ NO2 फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या मतलब नाइट्रो मीथेन बना लेता है। इस तरह से आगे बनता है। देखो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। इस तरह से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये आपस चले जाएंगे। ठीक है। अब जब व्हेन विल ऐड ऑल 3 इक्वेशन देन व्हाट विल गेट, तो देखो कहाँ कहाँ कट रहा है, तो ये तो इससे कट जा रहा है, और नाइट्रो ये भी कट रहा है ना, और मिथाइल ये भी कट गया, देखो मिथाइल फ्री रेडिकल कट गया। तो बचेगा क्या हमारे पास, H2O भी, बाकी क्या बचेगा, एक तो मीथेन बचा यानी CH4, और प्लस क्या बचेगा HNO3 बना, देखो राइट हैंड साइड में HNO3, ये दोनों राइट हैंड साइड में बचे हुए, और लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों बचे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बचा है नाइट्रोमीथेन यानी CH3NO2 और प्लस H2O। तो दिस वुड बी द फाइनल रिएक्शन। ये हमें मिला, क्या मिला, मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड एट हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर, वी आर गेटिंग नाइट्रोमीथेन प्लस H2। इस तरीके से हमें 3 स्टेप्स में ये कंक्लूड होती है रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स देखो नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्केन्स में देखो हमने क्या लिया मेथड, प्रोपेन लिया, प्रोपेन प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 वेपर प्रेशर और 450 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसमें H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोपेन, ये देखो नाइट्रोप्रोपेन बना 25%, ठीक है। फिर ये देखो कितना बना 2 नाइट्रोप्रोपेन बना, और कितना बना नाइट्रो इथेन भी बन गया 10%, और नाइट्रोमीथेन भी 25% बना। इस तरह से इसमें अब बिकॉज सेकेंड डिग्री इज मोर स्टेबल है ना, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ज़्यादा बनेगा 40% बनता है, मोर स्टेबल है इसलिए ज़्यादा भी बना 40%। बाकी देखो ये 25%, फिर ये 10% और ये 25, और सबसे कम कितना बना 10% ही बना। ठीक है, मैं नाइट्रोमीथेन बना, नाइट्रोइथेन 10% बना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें, अब ये तो था काय का, प्रोपेन का। इन केस ऑफ प्रोपेन को जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तब ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो पता ही है आपको, जैसे होता है 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री से सबसे कम क्या लीस्ट स्टेबल 1 डिग्री होता है कार्बन, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रो 2 है ना, बिकॉज दिस सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन, इधर भी और इधर भी, 1 कार्बन, तो 2 डिग्री है। नाइट्रो क्या होगा इथेन, नाइट्रोप्रोपेन, अर्थात प्रोपेन है 3 कार्बन, नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है। प्रोपेन के बाद अब हम लेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है इसलिए N लिखते हैं। ठीक है, N ब्यूटेन को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हमने इसको रिएक्ट कराई, तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर, तो ये भी माइनस H2O को रिलीज़ करेगा, और इतने सारे प्रोडक्ट देगा। देखो क्या क्या प्रोडक्ट बने, ब्यूटेन है ना 4, देखो 1 2 3 4 हो गया। नाइट्रो ब्यूटेन क्या दिया, N भी लिख से स्ट्रेट चेन है, नाइट्रो ब्यूटेन। इसके बाद ये क्या दिया, ब्यूटेन ही है ये भी, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे है। यहाँ से काउंट करेंगे हम, क्योंकि स्ट्रेट चेन है ना। सबसे कम नंबर किसको मिल रहा है, 1 2 इधर से मिल रहा है, तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन चेन है, मेथड प्रोब्यूट।
अब फिर से देखो ये सेकंड डिग्री कितना होगा, सेकंड डिग्री बिकॉज दिस सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन्स, तो 2 डिग्री है, तो देयरफॉर क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद क्या बन रहा है, नाइट्रो मीथेन भी बनता है, नाइट्रो मीथेन। हो सकता है ये जो है एन ब्यूटेन, मान लो एन ब्यूटेन है CS3 और CS2 CS3, तो ये यहाँ से अगर निकल जाएगा, ये वाला ये हिस्सा निकल जाएगा यहाँ से, और नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा, CS3NO2 बन जाएगा, तो नाइट्रोमीथेन देगा। ये सेपरेट हो गया ना, ये बन जाएगा। इधर अब क्या होगा, प्रोपेन मेथड, नाइट्रो प्रोपेन भी बन जाएगा, नाइट्रो इथेन, उससे पहले नाइट्रो इथेन भी बनेगा। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अब ये 2 थे इससे, तो अब उसमें क्या करा कि ये दोनों टूट गए, ये दोनों एक साथ टूटेगा। अभी पहले तो वो था ना, ये दोनों इकट्ठे निकले, तो CS3 CS2 और इसके साथ NO2 जुड़ गया, ये बन गया आपका नाइट्रोइथेन। ठीक है, मेथड प्रोप। अब नेक्स्ट में देखो नाइट्रोप्रोपेन बन रहा है। ठीक है, नाइट्रोप्रोपेन क्या बनेगा कि अब ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटा, ये पूरा टूट के अलग हो गया, और इसमें क्या जुटा, इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है जब, तो CS3 CS2 और इसमें NO2 जुड़ गया, तो ये बन गया नाइट्रोप्रोपेन। क्योंकि हाउ मेनी कार्बन से देर, 3 कार्बन से देर, मेथड प्रोप, नाइट्रोप्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, मेथड प्रोप, तो बिकॉज सेकंड पोजीशन में है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब प्रोपेन तो हम ये है, सपोज यही है प्रोपेन, और इस बार ये सेपरेट होकर अलग हो गया, लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ ना जुड़ करके कहाँ जुड़ता है, यहाँ से H निकलता है, इस वाले सेंटर से यहाँ से H निकल के यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है तो उसको बोलेंगे 2 नाइट्रोप्रोपेन, है ना। हो गया क्लियर, मेथड प्रोप हो गया। तो इस तरीके से हम इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से देख लो, कार्बन की सेंट्रल कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन, तो सेकंड डिग्री हो गया, ये भी सेकंड डिग्री है। ठीक है ना, तो ये भी ये इसके बाद ये भी मेजर प्रोडक्ट में आएगा, ये सेकंड डिग्री है, दिस वन इज सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी सेकंड डिग्री में, सेकंड डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये बाकी 1 डिग्री कार्बन है, मोर स्टेबल होंगे। तो इस तरीके से हम ये सारे मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। जितना ज़्यादा आप लेते रहोगे, हायर एल्केन्स की तरफ बढ़ते रहोगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको कंपाउंड्स मिलता रहेगा, है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, तो इसलिए मिक्स कंपाउंड्स मिलते रहेंगे। इस तरीके से ये नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्केन्स भी ख़त्म हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स में एन हेक्सेन लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया इसमें 450 डिग्री सेंटीग्रेड, -H2 होगा, और क्या देगा, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, या एन हेक्सेन सल्फोनिक एसिड भी कैसे स्ट्रेट में है, स्ट्रेट चेन। क्लियर, इधर मिथाइल लगाओ, यहाँ वही एक ही बात है, इधर लगाओ ना लगाओ, इधर भी चाहे लगाओ ना लगाओ, एन हेक्सेन तो है ही। इधर सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लेस करके रिलीज करेगा, और हेक्सेन सल्फोनिक एसिड देगा। ठीक है, CS2SO3H। ठीक है, एक H इसमें से निकल गया, देखो यहाँ पे था, यहाँ पे 3 H थे, यहाँ पे एक H निकला, और एक H की जगह SO3H जो है इसमें ऐड हो गया। ठीक है ना, सब्सटीट्यूट हुआ है, तो सब्सटीट्यूट होने से ये हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बना। होता क्या है इस 3 स्टेप्स, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन देता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, तो 3 स्टेप्स में कंक्लूड हो गए। पहला होगा इनिशिएशन, इनिशिएशन में सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, OH फ्री रेडिकल और SO3H फ्री रेडिकल। उसके बाद प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो आपका हमने जो एल्केन लिया, मीन्स यहाँ पे हेक्सेन लिया ना हमने, हेक्सेन, तो ये जो है इसके साथ आ जाता है फ्री रेडिकल, इसको भी मतलब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पहले फ्री रेडिकल खुद बना, अब ये हेक्सेन को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, तो ये H2O और साथ में फ्री रेडिकल हेक्साइल हो गया ना, C6H13 फ्री रेडिकल बन गया। इसके बाद टर्मिनेशन में थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल SO3H फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा,
C6H3SO3 यानी हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बना देगा, है ना। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा हमें। ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 1 + 2 + 3। इसमें हम ऐड करेंगे तो को क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये हो गया कैंसिल, इसके बाद ये भी कैंसिल हो गया, SO3H फ्री रेडिकल ये भी कैंसिल हो गया। तो लेफ़्ट साइड में क्या बचा, एक तो हमें हेक्सेन मिला C6H14 और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2SO4, ये मिला हमें लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में क्या मिलेगा, हमें मिला हेक्सेन सल्फोनिक एसिड C6H13 SO3H और प्लस वाटर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। इस तरह से सल्फोनेशन ऑफ एल्केन होता है, ठीक है ना, क्लियर। इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो एल्केन है ना RH, और बीच में ये समझ लो कि बर्फ़ पड़ी हुई है, और SO3 है ये आपका, H2SO4 से निकाला ना, H2SO4, तो इसमें OH और SO3H हो गया ना, H2 और SO4 हो गया। अब एल्केन का जो H है वो इधर आ गया, एक है एक H, और इस वाले का भी जो एक H है वो क्या आ गया, इधर आ गया। तो कितने हो गए, H2 हो गया, और एक O ये भी इधर आ गया, तो H2 हो गया, बर्फ़ बन गई। बाकी SO3 तो ये था, ये SO3 ये आ गया ना, SO3H ये जो था ये इधर आ गया। और एल्केन में R बना। अब क्या बनेगा, इसके इन दोनों से जो मिलके बनेगा वो बनेगा RSO3H, बनेगा नहीं बनेगा, लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा RSO3H, ये बनेगा रिजल्ट। तो क्या होगा कि ये समझ लो, समझने के लिए कि एल्केन जो था वो इससे मिलना चाहिए, दोनों लवर्स को मिलाना है, एल्केन और SO3 को मिलाना है, एल्केन और, तो बीच में बर्फ़ पड़ी थी, वो रास्ता ब्लॉक हो गया था, रास्ता क्या था, ब्लॉक था। इस बर्फ़ को हटाया मैंने, H2O को हटाया, ये H2O को हटा दिया, रास्ता साफ़ हुआ। जब रास्ता साफ़ हुआ तो ये जो है, ये लवर्स जो है दोनों के दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे से मिल गए बस। तो क्या बना, दोनों से दोनों मिल करके, ये दोनों मिल गए, और दोनों मिल के क्या बना, एल्केन सल्फोनिक एसिड बना। ये दोनों मिल गए, रास्ता साफ़ हो गया, बर्फ़ हटा दी, और क्या मिलेगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। ये दोनों मिल गए आपस में, और क्या मिला, एल्केन सल्फोनिक एसिड मिल गया, RSO3H मिल गया। तो बीच में जो H2O था, जिसमें कि एक H इससे लिया था और एक H इसमें से, सल्फ्यूरिक एसिड में से एक H लिया था और एक ऑक्सीजन भी लिया था, तो H2O बन गया था, वो हट गई, बर्फ़ हट गई, बर्फ़ हट गई, तो क्या बना, एल्केन सल्फोनिक एसिड बना। इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। वैसे तो लॉन्ग टर्म पे आपको हो ही जाएगा याद अपने आप, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर। अब रह गया थोड़ा डिफ्रेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में क्या अंतर है, यहाँ क्या होता है, CC बॉन्ड्स ऑल्सो ब्रेक्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, which gives a branch chain compounds also, which are measured in stable products. 3 degree is greater than 2 degree, greater than 1 degree. तो अब सल्फोनेशन में क्या होता है, इन दिस देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ CC bonds, as C6 and higher carbon chain is taken here for sulfonation. तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि CC, जब हम नाइट्रेशन करते हैं, यानी कोई भी हम एल्केन लेंगे और उसके साथ क्या डालेंगे, HNO3 डालेंगे, तो उसमें CC बॉन्ड्स भी टूटते हैं। मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो टूटते ही है, ये तो टूटेंगे, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है, इसमें टूटते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या बनते हैं, मेजर भी प्रोडक्ट बनते हैं, माइनर भी प्रोडक्ट बनते हैं, यानी मिक्स प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस वाले में केस में मिक्स प्रोडक्ट्स, वी गेट मिक्स प्रोडक्ट्स। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टूटते ही नहीं CC बॉन्ड, ठीक है। जब CC बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम C6 या हायर कार्बन चेन लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे CC बॉन्ड नहीं टूट पाते, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अलग है, लेकिन CC बॉन्ड टूटते नहीं, इस वजह से इसमें ज़्यादा मिक्स प्रोडक्ट नहीं बन पाते। तो ये कारण है यहाँ पे सल्फोनेशन में ये होता है। अब क्यों नहीं टूट पाते, क्योंकि हमने ऑलरेडी C6 और हायर कार्बन चेन ले रखी इसमें, ठीक है ना। अब ये थोड़ा समझने के लिए ये समझ लो कि एसिड है ना, सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4,
ये भी स्ट्रॉन्ग है, समझने के लिए, याद रखने के लिए, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और C6 और हायर कार्बन चेन क्या होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, हायर कार्बन चेन वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं बराबर की टक्कर है। तो बराबर की टक्कर जब होती है तो क्या होगा, टूटेगा नहीं, कोई बराबरी पे छूटेगा, है ना। तो इसलिए ये जो है नहीं टूट पाते, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे नहीं टूट पाते। समझने के लिए है ये थोड़ा बहुत, ताकि आपको याद रख सके। और दोनों के बीच में थोड़ा सा यही अंतर है यहाँ पे, है ना। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी हम करते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे CC बॉन्ड नहीं टूट पाते, और वेरस यहाँ टूट पाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे बराबरी की टक्कर हो गई ना। ये वैसे भी आपने कार्बन 6 और उससे हायर ले लिया, एसिड भी तेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग, बराबर की टक्कर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो बराबरी की टक्कर है, समझने के लिए वैसे, है ना। बाकी तो थोड़ा ताकि आपको याद रह पाए ना, कंफ्यूज ना हो पाए दोनों के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स पायरोलिसिस में आइए। पायरोलिसिस में क्या होता है, हायर एल्केन्स हम लेते हैं 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड STP में, लोअर एल्केन्स में क्या होता है, टूट जाता है। पायरोलिसिस, पायर मीन्स फायर देखने में लग रहा है ना, पायर PYI पायर, और फायर एक जैसे ही लग रहा है। फायर और हीट होती है, फायर क्या, हीट। तो हीट से तोड़ना, हीट के थ्रू तोड़ना, लिसिस मतलब तोड़ना, ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। और तोड़ करके जो है हायर एल्केन्स से क्या करना, कन्वर्ट करना लोअर एल्केन्स में, लिसिस। तो सिस इससे भी बना, तो ऐसे से क्या होगा, 100 आ रहा है ना, 100 तो 100 इंग्लिश में ये होता है। तो कौन कौन से बॉन्ड तोड़ना, एक तो CC बॉन्ड तोड़ना, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटते हैं हर जगह, पर ये भी टूट जाता है इसमें ना। तो इस तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटते हैं इसमें, पायरोलिसिस में, ठीक है, पायरोलिसिस। तो इसमें दो तरह के बॉन्ड आपके टूटते हैं। अब होता क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन के जनरली इसमें कहा गया है कि ये क्या होता है कि फ्री रेडिकल के थ्रू टूटते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं और तब टूटता है। हालांकि इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है कि फ्री रेडिकल बॉन्ड टूट, जैसे पिछली बार में सल्फोनेशन में भी था, CC बॉन्ड क्यों नहीं टूटते इसमें, हायर जब हम C6 और हायर ग्रुप लेते हैं, उसका भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने याद करने के लिए आपको टेक्निक बताई थी, तो पिछले लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, CC बॉन्ड, अब दो तरह के बॉन्ड टूटते हैं इसमें, CC और CC। अब इसमें याद रखने के लिए देखो ये है कि CC बॉन्ड जब टूटेगा तो उसको याद रखने के लिए क्या है कि दो भाई हैं, ये दोनों क्या है, आलसी भाई हैं। CC क्या, आलसी भाई है, क्या है, दोनों भाई जुड़े भाई आलसी भाई हैं, आलसी। तो आलसी के लिए लिखते हैं ALSI, आलसी हो गया। तो भैया, तो इसके लिए क्या होता है, कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट स्पेसिफाइड बॉन्ड होते हैं जो टूटते हैं ना, कैटलिस्ट स्पेसिफाइड बॉन्ड। तो इसके लिए एल्यूमिनियम सिलिकन, तो ऐसे रख दिया मैंने कि आलसी भाई है, तो Al एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की ज़रूरत है, Al2O3 और सिलिका SiO2। और इस तरह से जिंक की ज़रूरत है। मतलब ऐसे समझ लो कि आलसी भाई थे, दोनों सो रहे थे, उठ नहीं रहे थे, इसकी मम्मी आई और जिंक का डंडा लेके आई, और जिंक के डंडे से जब उसने डराया उसको तो दोनों भाई उड़ गए। तो जिंक ऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो उसको CC बॉन्ड तोड़ने के लिए, मतलब इसके लिए, पायरोलिसिस के लिए। तो CC बॉन्ड ऐसे टूटेगा, है ना। अब CH बॉन्ड के लिए क्या है, CH बॉन्ड कैसे टूटता है वो बताया जाएगा। तो CH बॉन्ड के लिए क्या आएगा, CH बॉन्ड भी टूटता है। अब होता क्या है कि ये फ्री रेडिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है का जो डिफरेंस है बहुत ही कम होता है। क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कार्बन का 2.55 है और इसका कितना है 2.2 है, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये प्रोडक्ट देता है टूट करके, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्यों लिया जाता है इसमें, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और हम जो है इसको ट्रांजिशन मेटल्स के, तो क्योंकि ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, D है ना, क्योंकि D इसका ज़्यादा खाली रहता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग D ऑर्बिटल होती है इसमें ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है ना, उसके थ्रू। तो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर D इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ये जो दूसरे वाला जो बताया मैंने, एक तो ये होता है और एक वैनेडियम भी होता है इसमें, वैनेडियम क्रोमियम वैनेडियम और मोलिडियम, ये भी जिसकी भी ज़रूरत, क्रोमियम वैनेडियम और मोलिब्डेडियम, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। किस वाले में, कार्बन और हाइड्रोजन केस में। जब हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे तब हमें
इन तीनों की जरूरत। इसको याद करने के लिए ये समझ लो कि क्योंकि हाइड्रोजन तो बम है पूरा ही, है ना, फ्लेमेबल है, तो इसके लिए हमें तीनों ही ट्रांजिशन मेटल ले लिए, क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम। ये ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट और 3, 2 और 12 के बीच में जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इनकी डी ऑर्बिटल, इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जैसे 3d5, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं ग्रुप 3 to 5 में। और याद रखने के लिए बताया क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बॉम्ब टाइप का फ्लेमेबल होता है, तो इसलिए इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम हमें लिया है ना। इनके ऑक्साइड्स लेते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम लेते हैं। इस तरह से दोनों के बारे में बता दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे टूटेगा, कौन से कैटलिस्ट लेने हैं, और यहाँ कौन से कैटलिस्ट लेने कार्बन हाइड्रोजन में, क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स लेने हैं। इस तरीके से हम ये करते हैं। अब ये हो गया ओके, क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स हम लेते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ग्रुप में आता है ना क्रोमियम, नहीं इसमें शक्ति वक्र, मैंने ऐसे कर लो याद है, शक्ति वक्र मन फिको निकुंजन ऐसे आता नहीं था। तो स्कैंडियम हो, शक्ति टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम आ गया ना, तो थर्ड हो गया स्कैंडियम, फोर्थ ये आपका है फिफ्थ, और ये आपका सिक्स्थ है ना वक्र, क्रोमियम सिक्स्थ, तो सिक्स्थ ग्रुप वाला है ये, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हो। आगे चलता है 20 तक चलता है, सिक्स्थ है ना, आगे चलता रहेगा। लास्ट में जिंक होता है, नहीं होता जिंक। तो ये आपका ये थोड़ा सा इसका नॉलेज भी दे दिया मैंने ट्रांजिशन मेटल्स का। तो क्या बनेगा ये, जब आप लोगों में ब्यूटेन लिया हमने, कौन सा एल्केन लिया, ब्यूटेन। ब्यूटेन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप हीट करेंगे हाई टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, तो मीथेन बनेगा, और साथ में आपका ये बना मैथ प्रॉप, ठीक है ना, प्रोपीन बन गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, सिलिका हमने लिया, सिलिका ऑक्साइड, तो क्या बना, क्या बना, मैथ इथेन बना, इथीन डबल बॉन्ड है ना, एथीन बना, एथीन, और ये क्या बना, C2H6 यानी ईथेन, एथीन ईथेन बन गया। इस तरह से यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड का जब हमने लिया, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे CH3CH2, इस तरह से आपका ये बन जाएगा 1 2 3 4 मैथ प्रॉप ब्यूटीन बन गया, नहीं बन गया, क्योंकि 4 है कार्बन, 1 2 3 4 मैथ प्रॉप ब्यूट, और डबल बॉन्ड है ब्यूटीन, ENE आ जाएगा, ठीक है ना। अभी कौन से पे है वो सब देखना पड़ता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, ऐसे करके IUPAC में। आगे देखो Cr2O3 दिया, CH, जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन, और साथ में आपका ये बन गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपके चारों के चारों बनते हैं। तो ये पायरोलिसिस में था, पायरोलिसिस। तो स्टूडेंट्स पायरोलिसिस को क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्रैकिंग में हायर एल्केन्स को किस में कन्वर्ट, लोअर एल्केन्स में, या मतलब इसको ये भी कह सकते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कीन्स में भी यूज़ होता है। हायर एल्केन्स 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन मैन्युफैक्चर एल्कीन्स। ये देखो ब्यूटेन लिया, मैथ प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे STP पे, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड टूटेगा उसके लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए, तो प्रोपीन बना, मीथेन भी बना, तो डबल बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया। इसके बाद हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटेगा तो सिलिका भी ले सकते हैं, तो इसमें इथीन और इथेन दोनों बन रहा है। इस तरह से Cr2O3 कैटलिस्ट यूज़ किया, C और H बॉन्ड टूटेगा, ब्यूटीन ब्यूट 1 इन बना इसमें। इसके बाद Cr2O3 C और H बॉन्ड टूटा, क्या बना, 2 ब्यूटीन। इस तरह से इतने सारे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, ठीक है। इसमें हम इतने सारे प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं, तो क्रैकिंग बोलते हैं इसको, या पायरोलिसिस बोलते हैं। प्रोपीन में देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH, ये H निकल जाएगा इसका, और इसका भी H निकलेगा, दोनों का H निकल करके क्या बन जाएगा, देखो बना नहीं है CH और CH2,
इसका H निकला तो CH2, एक H इसका निकला, ये दोनों मिला के 2H हुआ, और यहाँ पे भी एक चीज़ इसमें मीथेन बन गया, है ना। इस तरह से बनता है। इस तरह से यहाँ पे भी देख लो आपका बीच में C और H के बीच में जो CH3 एक H निकल गया इसमें से, दोनों में से इथीन बन गया। जब एक H निकलेगा तो इथीन बन जाएगा और इथेन बनेगा CH3। ये दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। और इन दोनों में से HH निकल जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से बन जाएगा। देखिए जब निकलेगा बाहर इससे ब्यूटी इस तरह से सारे के सारे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट स्पेसिफाइज्ड होता है। जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे तो तब हमें एल्यूमिनियम या हमें क्रोमियम इसका वो ऑक्साइड चाहिए, जो मैंने बताया था AlSi से बताया था ना। AlSi से ये याद रख लो, AlSi, ठीक है। जिस समय हम क्या तोड़ेंगे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेंगे, दोनों आलसी भाई जुड़े भाई आलसी है, तो आलसी AlSi आलसी आ गया। तो मदर लाई जब वो सो रखे थे नहीं उठे तो मदर लाई जिंक का डंडा। तो ये तीनों के ऑक्साइड की यूज़ होता है जब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना हो। और जिस समय कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना हो, हाइड्रोजन एज ए बॉम्ब समझ लो, बॉम्ब है ना, फ्लेमेबल है, तो इसके लिए तीनों ही और स्ट्रॉन्ग चाहिए ना इसमें कैटलिस्ट। तो तीनों ही ट्रांजिशन मेटल्स इसमें यूज़ होते हैं, क्रोमियम, वैनेडियम और मोलिब्डेनम, तीनों के ऑक्साइड्स का यूज़ होता है इसमें से। कार्बन देखो ये क्रोमियम यूज़ हुआ नहीं हुआ, तो इस तरह से इनको याद रख सकते हो। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉम्ब है, तो इसके लिए फिर बॉम्ब भी चाहिए जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तीनों ही, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल्स इसमें खाली रहती है, एम्प्टी D ऑर्बिटल्स। जैसे कितना रहता है 5D1 है ना, तो इस जो D ऑर्बिटल है उसमें खाली रहती है, 5D 10 होते हैं ना उसके अंदर। तो अगर 5D5 है तो 5 और की ज़रूरत है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो फिलअप होंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो इस तरह से याद कर सकते हो आप इसमें। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है कि जब आपको मान लो कि ये हट गया, तो ये जब हटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। अच्छा ये इधर से भी टूट रहा है तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन। अब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन आगे तो डबल बॉन्ड बना देंगे यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये जो बना हुआ ना ऐसे बनता है। अब ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये दोनों मिल करके जो है क्या बनेंगे, इथेन बना देंगे। इसमें भी दोनों एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, ये दोनों जुड़ गए सिंगल बॉन्ड से, तो इथेन बन गया। इस तरीके से जुड़ते हैं, ऐसे याद रखना। ऐसी और में भी है ना, किसी भी कंडीशन में ऐसे बनता रहता है, इस तरह से याद रखना। ऐसे ही इसमें भी देखो, जब ये बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH2 है ना, दिस वन CH2, इसको फिर याद ध्यान रखो। तो इसमें से एक H निकला, ठीक है ना, एक H ये निकल गया, इसमें से भी एक H निकला, तो H प्लस H ये H2 हो गया, तो हाइड्रोजन प्लस H2 और बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जब बनेगा, अब बाकी ये ब्यूट 1 बना के CH3 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि एक H हट गया तो CH रहा, और ये बना CH2, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ, इस कार्बन का भी फ्री हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी फ्री हुआ नहीं हुआ, दोनों कार्बनों का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। देखो इन दोनों का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ से हुआ नहीं है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ, और ऐसे जब ये टूटा तो इस कार्बन का भी, जब H निकला तो इस कार्बन का भी जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ना इस वाले से, तो इसके संग जो लगा हुआ था तो एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुआ, तो ये दोनों मिल करके क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, तो CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया ना, CH डबल बॉन्ड CH2, और H मिल के H2 बन गया। तो ये भी क्लियर हो गया ना। अब बाकी इसमें देख लो, इसमें भी H2 निकला और CH3 है, CH3 जो था, और CH डबल बॉन्ड CH3 CH है, ठीक है ना। फिर CH, इसमें एक H निकल गया, एक H निकला, जब एक H निकला तो क्या बना, इस और इसके दोनों में निकला, तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। इस तरह से ये भी हो गया 2 ब्यूटीन, ऐसे इसमें भी बनता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला रह गया था, इसमें देखो N ब्यूटेन हमने लिया, मेथड प्रोप ब्यूट 500 डिग्री सेंटीग्रेड STP पे,
क्रैकिंग करा रहे हैं, पायरोलिसिस। और क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता है तो हम क्या रहते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम Cr2O3। इसमें कैसे होगा कि देखो ये आपका, ये दोनों जो सेम रहेंगे, CH3 मिथाइल ग्रुप, इन दोनों को तो सेम रख लो। अब हमने क्या तोड़ना है, इनका हाइड्रोजन निकालना। तो एक हाइड्रोजन मैंने इससे निकाला तो फ्री रेडिकल से ये निकल जाएगा, इसका भी फ्री रेडिकल से के थ्रू जो ये, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन निकल जाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हुआ, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा वापस, है ना। ये बॉन्ड टूटा हुआ है ना, ये इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था वो टूटा, ये यहाँ भी टूटा कार्बन हाइड्रोजन, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ गया। ये इन दोनों ने मिलके तो H2 बना दिया, देखो H2। अब ये दोनों मिलके अब CH क्या बनेगा, पोजीशन ये आ जाएगी, ये बनेगा CH, है ना, और डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल बने हैं यहाँ पे, यहाँ भी फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बन कार्बन ये मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, ये डबल बॉन्ड बन गया। बाकी ये एज इट इज आ जाएगा CH3, और यहाँ पे CH3 भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। ब्यूटीन बना नहीं बना, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 मेथड प्रोब्यूट। अब क्या होता है इसका फॉर्मूला, CnH2n, तो C4 हो गया और H हो गया 4 2 8, तो गिन लो आप 1 2 3 4, H कितने 8, 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसका मतलब ये ठीक है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, EN डबल बॉन्ड है, लिख दें सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है, तो हम नियरेस्ट वाला लेंगे 2, तो 2 ब्यूटीन आ गया इसका, है ना। ये क्या था, N ब्यूटीन था, तो N ब्यूटीन से हमने क्या बनाया, 2 ब्यूटीन बना दिया, यानी हम इसको प्रोडक्शन में ले सकते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कीन्स के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ब्यूटेन है ना, देखो 1 2 3 4 मेथड प्रोब्यूट। अब AN क्यों सिंगल बॉन्ड है, AN लगाया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है CnH2n+2, तो C4 और H हो गया 4 2 9 10, C4H 10 हो गया इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो C4 है ही है। अब हाइड्रोजन गिन लो तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, क्लियर। तो इससे इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, यानी पायरोलिसिस या क्रैकिंग भी बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, समझा गया है कि इसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल से अपने बने और ये H2 बना, और ये जो फ्री रेडिकल्स कार्बन कार्बन के थे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम ये पायरोलिसिस में, देखो ये सारे हम समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर करके हमने बताया है। तो स्टूडेंट्स देखो, पायरोलिसिस क्रैकिंग में एक और चीज़ भी ये ध्यान रखनी है, इसमें हायर बॉइलिंग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर कन्वर्टेड इनटू लो बॉइलिंग गैसोलीन बाय क्रैकिंग, क्रैकिंग थ्रू ये भी होता है। और कई जगह टेम्परेचर 600 भी है, तो इसलिए ये भी लिख दिया हमने, 400 to 600 भी हो सकता है, 775 to 875 K लिखा हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, क्रैकिंग या पायरोलिसिस होती है। पायरोलिसिस मैकेनिज्म क्या बिलीव होता है, बिलीव टू बी फ्री रेडिकल, है ना। प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग क्रैकिंग डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन से फैक्टर में डिपेंड करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, प्रेशर एम्प्लॉयड एंड प्रेजेंट या एब्सेंट ऑफ कैटलिस्ट, 3 फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रोपीन, हमने ये देखो यहाँ पे एल्केन लिया, एल्केन लिया, प्रोपेन, इससे 5 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो गया प्रोपीन में, ठीक है ना। हाइड्रोजन रिलीज करी जब इधर, और ऐसी जो इधर भी रिलीज़ करता है, मीथेन और ईथीन में भी रिलीज हो जाता है 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इस तरह से ये आपका रिलीज़ होता है, बनते प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल के थ्रू कैसे होता है कि मान लो कि हमने लिया मेथड प्रोपेन लिया, क्या लिया, प्रोपेन लिया हमने, मेथड प्रोप है ना, C3 क्या होता है, तो कितने हो गए, H 3 to 6 और 2 8, H8 हो गया, नहीं हो गया, तो C3 है 3 और 3 6 2 8 हो गया, तो क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से देखो, एक H इसका निकलेगा यहाँ से, तो CH3 CH2 और CH2 फ्री रेडिकल में, एक H निकल के ये भी फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये देखो CH3 CH और CH2, इसका भी एक H निकलेगा यहाँ से भी एक H निकलेगा, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाते हैं। ये देखो बन गए ना, फ्री रेडिकल दोनों मिल गए, हाइड्रोजन बनाए, और जो यहाँ जो बचा है
CH3CH और एक एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ, फ्री रेडिकल कार्बन का भी हुआ फ्री रेडिकल, ऐसे इसमें भी इस कार्बन का भी फ्री रेडिकल हुआ। ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के सिंगल तो पहले था, अब डबल बॉन्ड बना दिया यानी CH2, इस तरह से आपका बन जाता है। फिर क्या बनता है CH3 CH2 और CH3, ऐसे ही बन सकता है इसका फ्री रेडिकल में, या तो ऐसे कन्वर्ट होगा या फिर ऐसे होगा। तो इसमें बीच से जब टूटेगा यहाँ से तो CH3 CH2 एक ऐसे निकल गया इसका भी, ठीक है। तो ये बना, बीच से टूटा यहाँ से, है ना, यहाँ से टूट गया। और ऐसे ही आपका ये आप जो कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ जब ये टूटेगा बॉन्ड तो ये अपना अपने इलेक्ट्रॉन लेगा वापस, तो CH3 फ्री रेडिकल यहाँ भी बनेगा, है ना, ये भी बन गया CH2। अब ये बनकर जाकर एथीन ETH एथीन बना, और एक मीथेन भी बन गया साथ में, एथीन और मीथेन बन गया। जो यहाँ पे बना था ना मीथेन और एथीन, ये इस तरह से ऐसे बनता है, दो तरीके से हो गया। एक यहाँ पे जो बना था प्रोपीन, तो प्रोपीन बन गया ये वाला, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। मेथड प्रोप है ना, प्रोपीन में क्या होता है CnH2 है, तो Cn और H2n है। तो कितने कार्बन है, मेथड प्रोप 3 है, तो C3 और 3 टू 6 होंगे ना, H8 3 टू 6, तो C और H कितने 3 और 3 6 7 8 हो गए। तो यहाँ पे देखो 3 और 3 6 और 7 8, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, CH3 CH फिर CH आना चाहिए था और CH3, ठीक है ना, क्योंकि ये बन रहा क्या बन रहा है, इसी से तो बना हमारा, ये लिया था मेथड प्रोपेन लिया था, तो क्या बनेगा प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन। तो इसको प्रोपीन में कन्वर्ट, इसको थोड़ा क्लियर सही कर लेना, ये बन जाएगा प्रोपीन CH3 CH फिर डबल बॉन्ड CH और CH3, इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, प्रोपीन देखो कितने हो गए इसमें, 1 2 3 1 2 3 4, मेथड प्रोप ये तो ब्यूटीन, ये तो ब्यूटेन में आएगा, मेथड प्रोप ब्यूट, ये गलत हो, मेथड प्रोप ब्यूटीन में आ गया। तो इसको करेक्ट कर लेना है यहाँ पे ना, यहाँ आएगा CH2, इस तरीके से आएगा यहाँ पे CH3 CH2 प्रोपीन हो गया ना, प्रोपीन, ये यहाँ पे गलत है, आप क्लियर कर लेना, इसका सही कर लेना, बाकी सब ठीक है। CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 + H2, अब क्लियर हो गया। जो ये आपका हमने क्या लिया था, प्रोपीन लिया था, मेथड प्रोप, जो प्रोपीन हमने लिया था ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ इस तरीके से, और आपका ये बना, ठीक है। ये दो तरीके से कन्वर्ट होता है, यहाँ से ये जो देगा, ये क्या दिया इसमें, एक तो हमने डबल बॉन्ड करके ये प्रोपीन दिया, प्रोपीन मेथड प्रोप है ना, प्रोपीन मेथड प्रोप, तो CnH2n होता है 3, तो 3 2 6 हो गया, Cn और H2n, तो 3 है 3 2 6, 3 4 5 6 हो गया ना, क्लियर, ये क्लियर है, प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। जो हमने प्रोपेन लिया था, प्रोपेन से प्रोपीन कन्वर्ट कर दिया फ्री रेडिकल के थ्रू, ठीक है। दूसरी में हमने क्या करा था, प्रोपेन से हमने एक तो मीथेन में और एथीन में कन्वर्ट करा इसको, ठीक है ना, C2H4 हो गया, और मीथेन भी बन गया ये वाला, ये दोनों इससे आ गया। ये इसमें फ्री रेडिकल इस तरीके से बना, ये बीच से टूट करके बना, हमें दिया इस तरीके से, हमें आपका इस तरह से मैकेनिज्म के बारे में बताया गया आपको। यहाँ पे ये पायरोलिसिस जो है, क्रैकिंग ख़त्म होता है यहाँ पे। स्टूडेंट्स से देखो, ये जब प्रोपेन हमने लिया था तो प्रोपेन से क्या होता है, ये दो पार्ट में टूट गया था, एक इधर और एक इधर। तो इससे जब ये बीच से बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये टूटा, तो एक तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना, दूसरा
ये बन गया CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है ना, इस तरह से टूटा। अब ये आगे क्या करता है, किस तरीके से आपका एथीन देगा, एथीन और मीथेन देगा। एथीन किस तरह से देगा कि ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि इससे एक H फ्री रेडिकल निकलेगा, इससे भी H फ्री रेडिकल निकलेगा क्योंकि हीटिंग है ना क्रैकिंग से। तो ये क्या बचेगा, अब इसमें जो बचेगा CH2 बच गया, CH2 फ्री रेडिकल बचेगा, और एक CH2 फ्री रेडिकल ये भी है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों, और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, एथीन बनाएंगे CH2, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है ये आपस में बॉन्ड हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड तो पहले से, एक डबल बॉन्ड और बन गया है ना, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही, क्योंकि एक H ही तो निकला केवल H, ये बस, बाकी सिंगल बॉन्ड है। तो ये फ्री रेडिकल मिल करके क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन गया। अब ये जो H रेडिकल जो बाहर निकला था CH3 से, ये क्या, ये कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका, ये देखो ये मिथाइल फ्री रेडिकल से मिलता है और मीथेन देता है। क्या देता है, दोनों मिलके क्या देते हैं, मीथेन। तो इस तरह से हमें मीथेन भी मिलेगा और एथीन भी मिलेगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म जो है पूरी होती है। आगे समझ स्टूडेंट।